हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आरएस के अंदर। और हम बात कर रहे थे रीट हिंदी के बारे में। और रीट हिंदी में हम पढ़ रहे थे दोस्तों शिक्षण कौशल, जिसमें हमने प्रस्तावना कौशल और पुनर्बलन कौशल जो है उसके ऊपर बात कर ली थी। आज का जो हमारा कौशल रहेगा वो रहेगा दोस्तों श्यामपट्ट लेखन कौशल। आज का हमारा कौन सा कौशल रहेगा दोस्तों? श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में आज अपन बात करेंगे कि श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या होता है, किस हिसाब से उस पर कार्य किया जाता है, क्या उसके अंदर तरीका रहता है, कैसा आपको श्यामपट्ट पे लेखन करना होता है। तो आइए बात करते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में। तो जब श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि वास्तव में श्यामपट्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं अपने कि कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट शिक्षक का मित्र होता है। क्या होता है? कक्षा कक्ष में जब हम टीचिंग करवाते हैं या हम जब शिक्षण का कार्य करवाते हैं तो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षण कार्य के दौरान सबसे बढ़िया जो शिक्षक का साथी माना जाता है वो किसको माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है श्यामपट्ट को। तो ये आपके सामने दिखा हुआ है, श्यामपट्ट शिक्षक का मित्र होता है। यानी श्यामपट्ट ही एक ऐसी चीज है जो शिक्षण कौशल के अंदर सबसे बढ़िया चीज होती है। एक साधारण शिक्षक भी यदि श्यामपट्ट का सही प्रयोग करता है तो वह अपने शिक्षण में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है दोस्तों? सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी एक शिक्षक जो है यदि वो श्यामपट्ट को सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से यदि प्रयोग करना जानता है तो उसे किसी भी प्रकार से अपने शिक्षण के अंदर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये बात तो थी श्यामपट्ट के बारे में। अब बात करते हैं अपने श्यामपट्ट कौशल जो है उसके अंदर क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं। यानी हम सावधानियों की बात करें, क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं। तो सावधानियों के अंदर बात करें तो सबसे पहली जो हमारी सावधानी है वो क्या रखी जाती है, क्या श्यामपट्ट कौशल है, किस प्रकार से उस पर कार्य किया जाता है, क्या उसमें सावधानियां रखनी होंगी, किस प्रकार से हमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना होता है। तो श्यामपट्ट के प्रयोग से संबंधित ये सावधानियां हमारे सामने हैं। सबसे पहले बात करें अपन श्यामपट्ट में, तो श्यामपट्ट को कक्षा कक्ष में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। कैसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए दोस्तों? ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां से सभी छात्रों से श्यामपट्ट सभी छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे सके। यानी यहाँ हम दूरी की बात करें दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? दूरी की बात कर रहे हैं कि श्यामपट्ट की जो दूरी है वो कक्षा कक्ष में छात्रों से कितनी दूरी पर होना चाहिए। यानी श्यामपट्ट को उचित दूरी पर रखना जरूरी होता है। उचित दूरी पर रखना जरूरी होता है। उचित दूरी पर रखना जरूरी होता है ताकि सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट जो है वो दिखाई दे सके। श्यामपट्ट की और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप या यूं कह सकते हैं कि या तो बिल्कुल श्यामपट्ट के ऊपर की साइड या श्यामपट्ट के आमने सामने दोनों तरफ जो है वो उचित प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? उचित प्रकाश जो होता है, उस उचित प्रकाश की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो उसको अच्छे तरीके से देख पाएं। बात करें अपने नेक्स्ट, तो शिक्षक को स्वयं के हस्त संचालन की विपरीत दिशा में खड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने दाएं हाथ से कार्य करते हैं, दोस्तों तो आपको अपना बायां हाथ जो है वो यूज में लेना होता है। यदि आप बाएं हाथ से कार्य करते हैं तो आपको दाएं हाथ की तरफ खड़ा होना होता है। यानी आपका जो हस्त संचालन है उसके बिल्कुल आपको विपरीत दिशा में खड़ा होना होता है। व्याख्या के समय, यानी जब आप ब्लैक बोर्ड पर खड़े हैं या श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, श्यामपट्ट का जब आप प्रयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार का व्याख्यान यदि आप दे रहे हैं तो एक शिक्षक का जो कोण है यानी खड़े होने का जो कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए। तो वो कोण जो है वो आपका कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण आपका होना चाहिए। यानी आप श्यामपट्ट पर खड़े होते समय आप जो आपके खड़े होने की जो पोजीशन होती है, खड़े होने की जो दशा होती है वो आपकी जो है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए। तथा जब आप लिखते हैं यानी श्यामपट्ट कौशल में जब आप लेखन करते हैं या किसी प्रकार का लिखना कार्य जब आप करते हैं, लिखना जब होता है तो वो लिखना आपका कितने डिग्री पर होना चाहिए दोस्तों? वो आपका लिखना होना चाहिए 45 डिग्री के ऊपर। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री के ऊपर। श्यामपट्ट का ऊपरी भाग, सॉरी ये की था का लिखना था यहाँ का। श्यामपट्ट का ऊपरी भाग जो है वो शीर्षक लेखन के लिए, यानी आप किसी भी विषय को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप जो टॉपिक होता है आपका या यूं कहें कि जो प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रकरण जो है वो
ऊपर के भाग पर लिखा जाता है तथा नीचे का भाग विषय वस्तु के लेखन के लिए होता है। यानी ये जो आपने प्रकरण लिखा है या आपका जो ये टॉपिक है, उस टॉपिक को समझाने के लिए या उससे संबंधित जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी आपकी व्याख्या होती है या जो भी आपकी व्याख्या होती है, जो भी आपकी विषय वस्तु होती है, वो सारी की सारी नीचे के भाग में लिखी जाती है। किसी भी चित्र, चार्ट आदि का प्रदर्शन करते समय श्यामपट्ट का आधा भाग उसके प्रदर्शन के लिए तथा आधा भाग जो है वो किसके लिए यूज होना चाहिए दोस्तों? आधा भाग जो है वो विषय वस्तु लेखन के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? विषय वस्तु लेखन के लिए होना चाहिए, जबकि आपका आधा भाग जो है वो उसके प्रदर्शन के लिए, यानी आप लिखें और उसी लिखी हुई चीज़ के उसके आधे भाग में आपको उसको प्रदर्शित करना होता है, उसको समझाना होता है। तो नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर सदैव मुलायम चौक से लिखना चाहिए। किस प्रकार के चौक से लिखना चाहिए? मुलायम चौक से लिखना चाहिए। आजकल तो दोस्तों चौक की आवश्यकता इतनी रही नहीं है, क्योंकि स्कूलों के अंदर भी ग्रीन बोर्ड का प्रयोग आजकल स्टार्ट कर दिया गया है। कई प्राइवेट स्कूल जो हैं उन स्कूलों के अंदर आजकल वाइट बोर्ड का भी प्रयोग स्टार्ट कर दिया गया है। तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। 1986 के आसपास की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें भी ग्रीन बोर्ड की जो शुरुआत की जा चुकी है। तो आजकल मुलायम चौक जो है उससे लिखना कम कर दिया गया है। फिर भी मुलायम चौक से लिखना चाहिए। यदि चौक की व्यवस्था स्कूलों में है और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था है तो वहाँ आपको मुलायम चौक का प्रयोग करना चाहिए। लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी आपको लिखते समय ऐसा प्रयोग करना है कि आपकी चौक की जो आवाज़ है वो कम से कम आए, कम से कम चौक की आवाज़ आनी चाहिए। विशेष तथ्यों को दर्शाने के लिए, देखिए नीचे की बात जो है वो क्या है, विशेष तथ्यों को दर्शाने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग भी करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपके सामने एक ब्लैक पेन का मैंने प्रयोग कर रखा है, उसी प्रकार मैं आपके साथ साथ में रंगीन पेन का यूज़ भी कर रहा हूँ। लाल पेन से मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, उसमें कुछ विशेष तथ्य भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें देनी होती है। तो उनमें आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। परंतु इनके अत्यधिक प्रयोग से भी बचना चाहिए, यानी इनका अत्यधिक प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। रंगीन चौक का प्रयोग भी इतना नहीं कर देना चाहिए कि आपकी जो विषय वस्तु है जो आप समझा रहे हैं और जिस चौक का प्रयोग आपने किया है उस चौक का प्रयोग बिल्कुल ही कम हो जाए। शिक्षक को सदैव आगे बढ़ते हुए सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है कि कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिनका हाथ तो बिल्कुल सीधा रहता है, जिनके खड़ने का कोण सही नहीं होता है, तो वो बोर्ड पर लिखते तो हैं परंतु उनकी जो पंक्तियां हैं वो टेढ़ी चली जाती हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपके सामने ये सीधी पंक्ति शब्द लिखा और इसी सीधी पंक्ति शब्द को लिखते लिखते मैं यूं इस प्रकार से नीचे चला जाता हूं। तो ये जो तरीका होता है दोस्तों, ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका होता है। तो ये जो तरीका है ये हमें नहीं अपनाना है, हमें सीधी पंक्ति में लिखना होता है, कभी भी झुककर नहीं लिखना होता है। यानी हमें झुककर नहीं लिखना होता, हमें बिल्कुल श्यामपट्ट में 90 डिग्री के कोण पे और 45 डिग्री का प्रयोग जो है वो हमें करना चाहिए लिखने के समय। श्यामपट्ट पर लिखे जाने वाले अक्षरों व शब्दों का आकार कक्षा की छात्र संख्या के अनुपात में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों? आकार जो है वो छात्रों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। श्यामपट्ट पर लिखे जाने वाले अक्षरों व शब्दों का आकार जो है वो अनुपात में होना चाहिए। लिखते समय बीच बीच में छात्रों की ओर देखते रहना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि हम ब्लैक बोर्ड की मुंह और करके खड़े हो गए और हम लिखते जा रहे हैं, हमारे पीछे से हमारे छात्र जो हैं वो हमें देख भी नहीं पा रहे हैं, या हम बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं वो चीज़ों को भी अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लिखते समय हमें बीच बीच में बच्चों की तरफ देखते भी रहना चाहिए। लिखे गए अंश की आवश्यकता नहीं होने पर उसे तुरंत मिटा देना चाहिए। यानी बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लिख देते हैं जिसकी आवश्यकता हमें बार बार नहीं पड़ती है, तो उसे तुरंत मिटा देना चाहिए। मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग सदैव ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये सबसे बड़ी बात है। डस्टर का प्रयोग जो है इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना चाहिए और सदैव ऊपर से नीचे की तरफ झुकते हुए रूप में, सदैव ऊपर से नीचे की ओर झुकते हुए रूप में। आप या तो यूं सीधा कर सकते हैं, डस्टर का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या आप यूं कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आप
बाएं से दाएं की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ भी कर सकते हैं। जैसे मिटाने का प्रयोग ये सही रहता है दोस्तों कि आप इस प्रकार से एक कोने में आपकी डस्ट गिरती रहे। यदि आप यूं अगर साफ करने की कोशिश करेंगे तो ये तरीका सही नहीं रहता है। इससे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर डस्ट का प्रयोग होता है, उनके ऊपर डस्ट गिरती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि टीचर के ऊपर भी डस्ट जो है वो गिरती है। तो ये आपका था श्यामपट्ट कौशल। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसके बारे में, व्याख्या कौशल के बारे में। कौन से कौशल के बारे में बात करेंगे, व्याख्या कौशल के बारे में बात करेंगे कि व्याख्या कौशल क्या होता है। तो देखिए, पाठ प्रस्तुतिकरण के समय, किसके समय, पाठ प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक चाहे किसी भी विधि का प्रयोग कर रहा हो, किसी भी विधि का प्रयोग कर रहा हो, परंतु उसे कहीं न कहीं पर व्याख्या का प्रयोग अवश्य करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है दोस्तों, व्याख्या का प्रयोग। यानी आप किसी भी टॉपिक को बिना व्याख्या दिए, या आप यूं कह सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिए आप उसको समझा नहीं सकते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, व्याख्या कहा जाता है। कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित व्याख्या भी हमें साथ साथ में देनी पड़ती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, व्याख्या कौशल के नाम से जाना जाता है। व्याख्या कौशल के समय रखी जाने वाली सावधानियां, कि किस किस प्रकार की सावधानियां जो है वो रखी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, व्याख्या जो है विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। यानी आज हम क्या विषय पढ़ाने वाले हैं, यानी आपका जो प्रकरण रहता है, क्या रहता है, आपका जो प्रकरण रहता है उस प्रकरण से संबंधित ही आपको क्या करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए। आपकी व्याख्या उससे संबंधित होनी चाहिए। व्याख्या के समय शिक्षक की भाषा जो है वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है, मानसिक स्तर। मानसिक स्तर का मतलब होता है कि आपके कक्षा के अंदर कितने प्रकार के बुद्धि लब्धि के विद्यार्थी काम कर रहे हैं, या कितने प्रकार की बुद्धि लब्धि के छात्र जो हैं वो आपके विद्यालय में आपकी कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं। उसी बुद्धि लब्धि के अनुकूल और उसी मानसिक स्तर के अनुकूल आपको व्याख्या करनी होती है। आप व्याख्या कर रहे हैं, ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, आप एक 5वीं क्लास का जो बच्चा है उसके सामने आप एक +2 के बालक, या यूं कहें सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का जो बच्चा है उसके लेवल की यदि आप व्याख्या करते हैं तो वो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होती है, वो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होती है, वो व्याख्या उसके लिए सही नहीं होती है। तो आपकी ऐसी व्याख्या का प्रयोग करना होगा जो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार होता है। शिक्षक की आवाज़ व गति, शिक्षक की आवाज़ व गति इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी छात्र उसे स्पष्ट सुन सकें। ये बहुत आसान सी बात है कि आप छात्रों के अनुकूल या उनके सुनने के अनुकूल ही अपने आवाज़ की जो गति है और आवाज़ जो है उसको उसी प्रकार से रखें ताकि वो अच्छे भली भांति तरीके से या अच्छे तरीके से आपकी आवाज़ को सुन पाए। व्याख्या में स्थान स्थान पर व्याख्या संधियंशों का मतलब हुआ जिन शब्दों को हमने जोड़ दिया। व्याख्या जो आपने की उस व्याख्या में बहुत सारे शब्द ऐसे भी थे कि उन व्याख्यांशों में या उन व्याख्या शब्दों में आपने बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ दिया, अर्थात योजक शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। यानी आपको बीच बीच में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए जिनमें आपने संधि का प्रयोग किया है या योजक शब्दों का प्रयोग आपने किया है। व्याख्या में प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण छात्रों के सामाजिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। यानी आज का जो बच्चा है उस आज के बच्चे से या आज के बच्चे का सामाजिक जीवन जो है उससे वो जो आपकी व्याख्या है वो प्रभावित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी व्याख्या जो है उस बच्चे के सामाजिक जीवन से प्रभावित होनी चाहिए, उसकी सामाजिकता में उसका अंश होना चाहिए, या यूं कहें कि उस व्याख्या का बच्चा जो है सामाजिक जीवन में प्रयोग कर पाए। यानी आपने जो व्याख्या की, आपके द्वारा की गई व्याख्या जो है उसका प्रयोग बच्चा जो है वो अपने सामाजिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके, तभी आपकी व्याख्या जो है वो सफल मानी जाती है। तो ये थी आपकी व्याख्या कौशल। अब बात करते हैं अपने एक और कौशल के बारे में। जो कौन सा कौशल है आपका? वो कौशल है दोस्तों आपका प्रश्न सहजता कौशल। कौन सा है? प्रश्न सहजता कौशल, या यूं कह सकते हैं प्रश्न कौशल की बात अपन करेंगे। तो देखिए, पाठ प्रस्तुतिकरण के दौरान
शिक्षक जो है वो अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, अनेक प्रकार के प्रश्न उसको पूछने पड़ते हैं, जिनमें बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछता है, वो मूल्यांकन प्रश्न भी पूछता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न कौशल हैं उनका प्रयोग वो करता है। तो इन प्रश्नों की रचना करना व कक्षा में इन्हें प्रस्तुत करना ही प्रश्न सहजता या प्रश्न कौशल कहलाता है। इन प्रश्नों की रचना करना, किस प्रकार से इनकी रचना होगी, यानी प्रश्नों को बनाना, उनका निर्माण करना, कक्षा में इनको प्रस्तुत करना कि किस प्रकार से आप वो प्रश्न जो है वो पूछेंगे, किस प्रकार से बच्चों के द्वारा उनके सामने आपका प्रस्तुतिकरण होगा, वही चीज जो है वो आपकी प्रश्न सहजता या प्रश्न कौशल कहलाता है। प्रश्न सहजता या आपका प्रश्न कौशल कहलाता है। तो देखिए, इस कौशल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आपका जो प्रश्न कौशल रहता है इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे जो पहला भाग रहता है आपका, वो रहता है प्रश्न का ढांचा। क्या रहता है? प्रश्न का ढांचा। देखिए, प्रश्न का ढांचा जो है, इस प्रश्न के ढांचा को प्रश्नों की रचना करना नाम से भी जाना जाता है। किस प्रश्नों की रचना करना। देखिए, प्रश्न का ढांचा मतलब प्रश्नों की रचना करना। प्रश्नों की रचना करना और प्रश्नों की ढांचा एक ही बात होती है। दूसरा आता है आपका इसका तरीका, प्रश्न करने का तरीका, कि आप क्लास में या कक्षा में प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। तो ये 2 प्रकार के भाग हैं जो प्रश्न सहजता कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं, अपने प्रश्न का ढांचा तैयार करना, यानी प्रश्नों की रचना करना। प्रश्नों की रचना करना, प्रश्न का ढांचा तैयार करना या प्रश्नों की रचना करना। तो किसी भी प्रश्न की रचना करना ही प्रश्न का ढांचा कहलाता है। देखिए, आपके सामने भी है, किसी भी प्रश्न की रचना करना ही प्रश्न का ढांचा कहलाता है। प्रश्न की रचना करते समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें बताने या समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये साधारण बच्चा भी जानता है कि प्रश्न जो होता है वो विषय वस्तु से संबंधित ही होना चाहिए, अन्यथा उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता। प्रश्न की भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। आप एक 6 क्लास का या 5वीं क्लास का बच्चा है और उसके सामने यदि आप 10वीं क्लास के बच्चे का प्रश्न पूछ रहे हैं या 10वीं क्लास के स्तर के अनुकूल अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है, वो प्रश्न पूछना आपका वहाँ जायज नहीं होता। प्रश्न की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जो बच्चे को बिल्कुल सामने समझ में आनी चाहिए। प्रश्न व्याकरण के अनुसार शुद्ध होना चाहिए, यानी आपको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की व्याकरणिक अशुद्धि हो। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार भी वो प्रश्न जो है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए, यानी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका किसी न किसी प्रकार का एम या लक्ष्य भी होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए उसको प्रश्न को पूछने का, क्योंकि आपको जो उत्तर मिलेगा आपके उस उद्देश्य से निर्धारित होगा। आपका यदि किसी प्रकार का उद्देश्य है तो उस उद्देश्य से संबंधित ही वो प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न जो है वो कभी भी द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें 2 अर्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रश्न का केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए, आप में उसमें द्विअर्थी या बहुत सारे अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार क्रमबद्ध होने चाहिए, यानी आप जिस प्रकार की आपकी विषय वस्तु है उसी प्रकार आपके प्रश्नों के क्रम होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी विषय वस्तु से हटकर किसी और प्रकार के क्रमबद्ध रूप में आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्रमबद्धता होना जरूरी है, यदि आपकी क्रमबद्धता नहीं होती है तो आपका प्रश्न सही नहीं माना जाता है। दूसरा जो आपका था वो था प्रश्न करने का तरीका। क्या था दोस्तों? प्रश्न करने का तरीका। पहले बात की हमने प्रश्नों की रचना करना या प्रश्नों का ढांचा। अब बात करते हैं अपन प्रश्न करने का तरीका कि कक्षा में आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपका प्रश्न करने का क्या तरीका रहता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आता है, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से एक साथ किया जाना चाहिए। किस प्रकार से किया जाना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात तो प्रश्न जो है वो संपूर्ण कक्षा में एक साथ किया जाना चाहिए, अर्थात पहले किसी भी छात्र को खड़ा करके उससे व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। यानी आप यदि प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, वो पूरी क्लास के अंदर एक साथ होना चाहिए, यानी सारे बच्चों के साथ में एक साथ में पूछा जाना चाहिए। प्रश्न करते समय शिक्षक की आवाज व गति ऐसी होनी चाहिए, शिक्षक की आवाज व गति ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे आसानी से सुन सके। प्रश्न करते समय शिक्षक की आवाज व गति ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे आसानी से सुन सके।
प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्र को उचित समय दिया जाना चाहिए। यानी यूँ नहीं है कि प्रश्न आपने पूछा और बच्चे को तुरंत में ये कहा जाए कि आपको बहुत जल्दी या बहुत शीघ्रता के साथ में उत्तर देना है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे को उचित समय यानी उसको सोचने समझने के लिए भी समय दिया जाना चाहिए। प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त होने पर छात्रों को उचित पुनर्बलन, हमने कल बात की थी दोस्तों पुनर्बलन कौशल के बारे में। पिछली क्लास हमारी जो थी वो स्पेशल पुनर्बलन कौशल के ऊपर थी। तो देखिए प्रश्न करने के बाद में उसे उचित पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, और वो भी किस रूप में दिया जाना चाहिए दोस्तों? सकारात्मक रूप में। किस रूप में? सकारात्मक रूप में। यदि बच्चा जो है वो गलत उत्तर भी देता है तो भी उसे आप सकारात्मक रूप से पुनर्बलन देकर उसे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। प्रश्न सभी छात्रों से किए जाने चाहिए, अर्थात केवल होशियार छात्रों से ही बार बार प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। यानी आपकी क्लास में जितने भी स्तर के बालक हैं आप लगभग सभी से प्रश्न करते रहने चाहिए, सभी से आपको प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि हमसे भी बराबर जो है या हमें भी जो है बराबर मौके जो है वो दिए जाते हैं कक्षा में, तो वो हतोत्साहित नहीं होते हैं, आपके साथ साथ में वो। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों प्रश्न सभी छात्रों से किए जाने चाहिए, अर्थात केवल होशियार छात्रों से हम प्रश्न करें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कक्षा में जिस भी स्तर के बालक हैं उन सभी स्तर के बालकों से आपको क्या करना होता है? प्रश्न करने होते हैं, ताकि आपकी कक्षा के यदि कमज़ोर छात्र भी हैं उनको भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और वो भी हतोत्साहित ना हो, उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए भी हम भी क्लास में हैं और हमारे से भी प्रश्न किए जाते हैं। उचित समय अंतराल के बाद प्रश्न का दोहराव भी करते रहना चाहिए, यानी बार बार में प्रश्न जो करने हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करने चाहिए, परंतु एक उचित समय जो होता है उस उचित समय के ऊपर आपको प्रश्नों का क्या करना होता है? दोहराव करना होता है। तो ये था दोस्तों प्रश्न करने का तरीका हमारा। अभी हमने पढ़ा हमारा प्रश्न सहजता कौशल या प्रश्न कौशल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के कौशल के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहेगा दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।